नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा कोट है कि हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं और इसी जिद के कारण ही हम यूपीएससी को निकालने में सफल होते हैं। जो भी एस्पिरेंट निकालते हैं उनके पढ़ाई उनके लक्ष्य से कहीं ज्यादा जो होता है उनका उनका जुनून जरूरी होता है। इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति जिद पे अड़े रहें, जिससे कि जब तक सफल ना हो उस पर निरंतर प्रयास करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 18 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो अभी न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा कि दाऊद इब्राहिम की मृत्यु हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची के मुमताज हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम की मृत्यु हो गई। ऐसा बताया गया है कि शुक्रवार को उसे जहर देकर मार दिया गया। अभी भी फिर पाकिस्तान के द्वारा ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, वैश्विक स्तर पे जो कोयले का जो उपयोग हो रहा है उसकी मांग तो बढ़ रही है, परंतु उम्मीद है कि 2026 तक लगभग जो कोयले का उपयोग है वैश्विक स्तर पे 2.3% तक घटने की संभावना है, ऐसा आईईए द्वारा कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सोलर एनर्जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो यही सब कारण है जिसके कारण, और जरूरत भी है क्योंकि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे बचाने हैं। ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को मजबूत करता है। तो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। काशी तमिल संगमम क्या होता है, इसका दूसरा संस्करण अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काशी में गए हैं, मतलब कि वाराणसी में गए हैं। तो इसके क्या उपयोगिता है, इसे क्या महत्व है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है, दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू क्या होता है, तो ये जो मुख्यतः है परिसीमन समिति के लिए। ठीक है, मेनली इसमें कहा जाता है जितने भी नॉर्थ स्टेट से अभी हाल में जो विधानसभा हुआ है 5 राज्यों में, उसमें जो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, इसी में लगातार कहा जा रहा है कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में। तो ये कहीं ना कहीं जो है हर एक व्यक्ति का वोट का जो औचित्य है वो समान नहीं रहता है। तो इसी के लिए एक समान करने की बात की जा रही है। तो इसीलिए परिसीमन समिति को एक फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जो सीटों का आवंटन किया गया है राज्यों में उसको उसी के अनुसार से परिवर्तित करने की आवश्यकता। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है इसमें यही कहा जाता है कि क्या दाऊद इब्राहिम मारा गया है। अभी भी इस पर सवाल बना हुआ है और अभी भी पाकिस्तानी मीडिया जो है इस पर कंफर्म रूप से, पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है इसे कंफर्म नहीं किया है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है। तो इसमें बताया जाता है कि कराची में जो मुमताज हॉस्पिटल है उसमें बीते समय से, बहुत समय से जो अंडरवर्ल्ड माफिया है दाऊद इब्राहिम उसकी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा था। तो यहीं पे आगे कहा जा रहा है कि शुक्रवार की रात को कराची के अस्पताल में दाखिल दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया और इसमें इसके जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद उसके समेत पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और पाकिस्तान में जो है इंटरनेट की सेवाएं भी ठप कर दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में ही यहाँ पे कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा, कि अगर दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पाकिस्तान में सच भी होती है तब भी पाकिस्तान इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे तर्क यह है कि पाकिस्तान ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी स्वीकार ही नहीं किया है कि उसने दाऊद इब्राहिम को कभी शरण दिया है। तो इसी के लिए अगर वो मर भी जाता है तो भी जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी भी दाऊद इब्राहिम की मौत को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो पाकिस्तान में मरा है। ठीक है, तो इसमें आगे कहा जाता है कि रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले में कभी भी कोई भी सच नहीं बोलेगा, बल्कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई भी है तो वह साजिश अपने किसी बड़े आतंक की हत्या करवाकर उसको डाइवर्ट कर देगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देकर और पाकिस्तान जो है इस न्यूज को डाइवर्ट भी कर देगा। इसमें आगे कहा जाता है पाकिस्तान की मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा है और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की कराची में जहर देकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कराची के मुमताज हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से वहां पे अपनी किडनी का इलाज करा रहा था। ये पहले की बातें हम लोग कर चुके हैं सारी। तो यही मुख्य बातें थी। ठीक है, बस ये लेटेस्ट न्यूज था, इसी के लिए इसको शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
इसमें कहा जाता है कि वैश्विक कोयले की मांग जो है वो 2026 तक लगभग 2.3% तक घट जाएगी। इसी की बात की जा रही है, लगातार जो है वैश्विक स्तर पे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ ले रहे हैं, ये अच्छी चीजें हैं। तो आईईए मतलब कि इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल कोयले का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, मतलब कि इस साल जो है कोयले का जो उपयोग है वो टॉप पे होगा, सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक, क्योंकि लगातार जो है वो बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, चाहे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं लगातार। तो ये सारे जो संकेत हैं ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर एनर्जी के लिए डिपेंड होने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उपयोग में कम होगा। इसी के लिए उम्मीद की जा रही है आईईए के द्वारा कि 2026 तक 2.3% तक हम लोग कोयले का उपयोग कम कर लेंगे वैश्विक स्तर पर, ठीक है। जबकि गिरावट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव और चीन में स्थिर मांग के कारण होने की उम्मीद है। भारत उस वर्ष तक ईंधन के लिए प्रेरक शक्ति का बना रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये लगातार इस पे पुश करता रहेगा कि लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़े। इसी में आगे कहा जाता है कि 15 दिसंबर को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में कोयले की जो वैश्विक मांग में 1.4% बढ़कर पहली बार 8.5 बिलियन टन से अधिक हो गया। हालांकि यह वृद्धि जो है क्षेत्रों के बीच मतभेद को छुपाती है, जबकि यूरोपियन संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में मांग में 20% का गिरावट आया। तो ये ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएसए और ईयू, मतलब कि यूरोपियन यूनियन, दोनों जगह जो है कोयले का जो डिमांड है वो 20% तक घट गया है। बिजली की मांग और जल विद्युत ऊर्जा के कम उत्पादन कारण 2023 में भारत में 8% और चीन में 5% की वृद्धि हुई है कोयले के उपयोग में, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जल विद्युत का जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास हो जाएगा, जितने भी सोलर एनर्जी है उसके बुनियादी ढांचों का विकास हो जाएगा, तो ये जो उपयोग है वो कम हो जाएगा कोयला का। तो कोयले की मांग में गिरावट की आईईए की उम्मीदें जो है वो वैश्विक जलवायु में बदलाव पर भी आधारित है। उसके बाद वर्तमान अल्नीनो की स्थिति, अल्नीनो और लानिनो। अल्नीनो जो होता है भारत के लिए नुकसानदायक होता है, यहाँ पे बारिश कम होती है, और लानिनो जो होता है भारत के लिए फायदेमंद होता है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये पेरू के तट से अफेक्ट करता है। 2024 और 2026 के बीच लानिनो में बदलने की उम्मीद है, ठीक है। मतलब यही उम्मीद की जा रही है कि जो अभी अल्नीनो आया था वो लानिनो में बदल जाएगा, जिससे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य इसका फायदा होगा और फसल अच्छे होंगे, बारिश अच्छी होगी, जो आमतौर पर बेहतर वर्षा से जुड़ा, यह संभवतः अधिक जल विद्युत उत्पादन में भी तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा कम लागत वाले सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, मतलब कि जो हम लोग बैटरी का उपयोग कर रहे हैं फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उसमें तेजी से वृद्धि होगी, जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भी सहायता मिलने की उम्मीद है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि किस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है आईईए के द्वारा कि ग्लोबल लेवल पे जो 2026 तक लगभग 2.3% तक कोयले का उपयोग कम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि काशी तमिल संगमम अभी शुरू किया गया है, ये दूसरा चरण है इसका। तो इसी के तहत कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को मजबूत कर रहा है काशी तमिल संगमम, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे काशी तमिल संगमम है क्या, तो काशी तमिल संगमम जो है वो भारत के उत्तर और दक्षिण, क्योंकि ये उत्तर में वाराणसी में है और ये जो दक्षिण में है वो तमिलनाडु में है, तो ये दोनों को कहीं ना कहीं, ये दोनों का जो विरासत है, ये दोनों की जो संस्कृति है, दोनों को आपस में एकीकृत करती है, ठीक है। उसी के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध के कई पहलुओं का एक जश्न मनाता है। इसका उद्देश्य जो है वो दो ज्ञान, दो संस्कृतियां, दो परंपरा को करीब लाना है और विरासत पर हमारी समझ को और बेहतर करना, और इन दोनों क्षेत्रों में जो लोगों के बीच में संबंध है उसको और गहरा करना, उनके संबंधों को और प्रगाढ़ करना, बेहतर करना, ठीक है। इसी के लिए ये आयोजित किया जाता है काशी तमिल संगमम। तो इसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, इतने क्षेत्रों को लाभ होता है। सूचना प्रसारण जैसे अन्य मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो काशी तमिल संगमम है वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रयास जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप है, जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों की संपत्ति को आधुनिक प्रणालियों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। आईआईटी मद्रास और बीएचयू
कार्यक्रम के लिए 2 कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2 कार्यान्वयन एजेंसियां भी हैं, आईआईटी मद्रास और बीएचयू। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आईआईटी बीएचयू नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ बीएचयू लिखा है, ठीक है। ये बहुत ही टेक्निकली पूछा भी जा सकता है किसी ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास और बीएचयू। ये है इसका पोस्टर, काशी तमिल संगमम, जो 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया है वाराणसी में। इसी में आगे कहा जाता है कि सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो इसके शुरुआत करने के क्या कारण है। तो राजा पराक्रम पांड्य, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था, शिवलिंग वापस लेने के लिए काशी उत्तर प्रदेश गया और भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था। लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका, लेकिन जब उसने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की तो जो शिवलिंग थी ले जाने वाली गाय ने हिलने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का जो स्टोरी था कि कैसे ये काशी तमिल संगमम का ये जो आयोजन किया जा रहा है किस कारण से किया जा रहा है। तो उसी के कारण पराक्रम पांडे ने, जो वहां के राजा थे मदुरई के, उसने इस भगवान की इच्छा को समझा और वहां जो शिवलिंग था उसको स्थापित कर दिया, और वह स्थान जिसे शिव काशी कहा जाता है, ठीक है। और उन भक्तों के लिए जो काशी नहीं जा सकते थे, वो पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया था, जो आज है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में तेनकाशी, केरल के, मतलब कि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है, ठीक है। और पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग जानेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या, ठीक है। तो पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने और काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी आए हुए हैं, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि पीएम मोदी ने क्या कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा एक बहुत ही बड़ा सपना है, एक बहुत ही बड़ा संकल्प है, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सरकारी पहल है जो आयुष्मान भारत, इसमें बहुत सी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें आयुष्मान भारत हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि आदि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात। इसमें जो सबसे मुख्य बात है, इसके 4 उद्देश्य हैं। उन यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की गई है, तो उन योजनाओं से जागरूक कराना लोगों को, उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं, ठीक है, जिन्हें बेनिफिशियरी, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए लेकिन अभी तक भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभव साझा करने के माध्यम से बातचीत करना, उसके यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों का नामांकन करना। तो ये जो 4 मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लाए गए हैं, और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इसी के साथ, ठीक है, जिससे कि एक आयोजन के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी पैदा किया जा सके। तो इसी में कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या, इसको लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, जिससे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया, ताकि विभिन्न संस्कृति जो भारत में ऐसे भी बहुत तरह के संस्कृति हैं, बहुत तरह विभिन्न प्रकार के परंपराएं हैं, तो उसी तरह कहा जाता है विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए इस तरह का नया नया आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशी तमिल संगमम भी है, ठीक है। उसी में यह ध्यान रखिएगा, उसी तरह का ये कार्यक्रम है, जिससे कि दोनों जगहों के जो आसपास के जितने भी परंपराएं हैं उसके बीच में समझ में वृद्धि हो सके, दोनों में एकजुटता बढ़े, जिससे कि भारत की मजबूत एकता और अखंडता को सुरक्षित किया जा सकेगा। तो इसमें कौन सा मंत्रालय शामिल है, तो शिक्षा मंत्रालय। योजना के तहत गतिविधियां जो अपनाई गई है, देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समय अवधि के लिए दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन आदि के क्षेत्र में एक साथ एक संचरित जुड़ाव करेगा, ठीक है। ये दोनों आपसी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे, जिससे कि दोनों एक दूसरे के भाषाओं एवं परंपराओं, साहित्य, व्यंजन, सभी चीजें के बारे में एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाएंगे, जिससे कि समझ बढ़ेगी, ठीक है। सभी लोग एक दूसरे के परंपरा के बारे में जान पाएंगे, जिससे दोनों सभी लोग एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य क्या क्या है। तो हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता बनाए रखने और हमारे देश के, मतलब कि हमारे जो राष्ट्र इतना विविध है उसमें भी एकता बनाए रखने और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक संबंधों को, ताने बाने को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए ये एक भारत एक श्रेष्ठ भारत को लाया गया है। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना और राज्यों के बीच 1 साल की योजनाबद्ध भागीदारी और संचरी भागीदारी के माध्यम से
सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब यही कहा जाता है कि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकजुट किया जाए योजनाबद्ध तरीके से। लोगों को भारत की विविधता को समझाया जाए, सराहने में सक्षम बनाया जाए और किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि आम पहचान की भावना में भी वृद्धि हो सके। उसके बाद दीर्घकालिक संलग्नताएं भी स्थापित किया जाए। ठीक है, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जो सर्वोत्तम परंपराओं, अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच में सीख को बढ़ावा दे, एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे। ठीक है, तभी कोई सम्मान करता है जब उसमें कोई ना कोई गुण दिखता है। अगर आप किसी का भी सम्मान कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये किसी न किसी क्षेत्र में आपसे बेहतर है। ऐसे कोई भी किसी का सम्मान नहीं करता है, माता पिता को छोड़ के। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अगले परिसीमन आयोग, यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा जो यही है कि परिसीमन आयोग में जो सीटों का बंटवारा होने वाला है, सीटों का आवंटन होगा लोकसभा, तो इसके लिए जो अभी वर्तमान समय में असमानताएं हैं नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट में, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के कारण है। ठीक है, जो बड़े राज्य हैं पॉपुलेशन के कारण, तो उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है लोकसभा में। तो इसी पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का एक वोट जो है वो उस तरह का मूल्य नहीं रखता है नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो यही प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, जिसमें कहा जाता है अल्पसंख्यकों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा और वोट कमजोर पड़ने की जो मात्रा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावी ढंग से निपटाने की आवश्यकता है। तो संवैधानिक सुरक्षा के उपाय हैं मात्रात्मक और गुणात्मक कमजोर करना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है जो मात्रात्मक और गुणात्मक कमजोर हो रहा है वोट का जो औचित्य है उसको सुधारने के लिए अनुच्छेद 81, 170 और 327 निष्पक्ष, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है निष्पक्ष परिसीमन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, निष्पक्ष सीटों का आवंटन किया जाए जिससे कि सभी राज्य हैं उसका प्रतिनिधित्व केंद्र में बराबर हो सके। वोट मूल्य के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कमजोरियां हैं उसको कम किया जा सके। चुनाव प्रक्रिया को बनाए रखें और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व में एक स्वतंत्र आयोग चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद डेटा का सुझाव, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और सचर समिति की भी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि परिसीमन आयोग 1972 से 76 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक थी और अनुसूचित जाति की संख्या जो है उससे भी अधिक है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत ही पुराना डेटा हो गया 1972 का। अब अपडेट करने की आवश्यकता है और उम्मीद की जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद किया जाए 25 या 26 में, जिसका रिजल्ट आएगा 28 तक। ठीक है, तो ऐतिहासिक परिसीमन आदेश, इसमें पृष्ठभूमि यही है 4 परिसीमन आयोग ने 1952, 62, 72, 2002 में चुनावी सीमाओं को आकार दिया, प्रतिनिधित्व दिया और जनसंख्या अनुपात को प्रभावित करना, इन सारे कारणों से सीटों का आवंटन किया नए नए तरीके से। 4 बार अभी तक आयोजित किया जा चुका है परिसीमन आयोग। ठीक है, तो विधान संशोधन जनसंख्या के आंकड़ों को अस्थिर कर देता है जिससे कि परिसीमन जो निर्णय है वो प्रभावित होता है। इसमें कहा जाता है जो जनसंख्या की असमानता जो है नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट में, उसी कारण जो है परिसीमन आयोग का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। अल्पसंख्यक की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में संसद में जो मुस्लिम सांसदों की हिस्सेदारी है केवल 4.42% के आसपास है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है वो 14% है। तो ये जो असमानता है उसको भी कम करने की बात की जा रही है। उसके बाद वोट मूल्य जो असामान्य हो रहे हैं उसके भी कारणों को अच्छे तरीके से निपटाने की जरूरत है। जैसे वोट मूल्य के असमानता में क्या क्या कारण है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात की जनसंख्या में, जबकि सख्त जनसंख्या नियंत्रण उपाय, यहाँ पे कहा जाता है जो साउथ के स्टेट है केरल, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, ये सब जनसंख्या नियंत्रण करने में बहुत ही कामयाब रहे हैं, बहुत ही अच्छा नियम अपनाए, परंतु इनको जो है उसका नुकसान देखना पड़ रहा है। इसी कारण जो है लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व कम हो गया है इनके तुलना में। ठीक है, नॉर्थ स्टेट की तुलना में साउथ स्टेट की जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया है। तो जनसंख्या वृद्धि असमानताएं जो है वो राज्यों में महत्वपूर्ण वोट मूल्य भिन्नताएं पैदा कर रही है जिससे कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की कमजोरियां उत्पन्न हो रही। इसका मुख्य मुद्दा जो है अल्पसंख्यकों को आगे लाना, जैसे मुस्लिम का एग्जाम्पल दिया गया, उसके बाद स्टैकिंग, पैकिंग जैसी प्रथाओं के माध्यम से गुणात्मक कमजोर पड़ने का सामना करना। जितने भी कमियां हैं एक वोट के, जितने भी वोट हैं उसका जो महत्व है उसकी कमी हो रही है उसको सुधारने की आवश्यकता है जिससे कि उनका संसदीय प्रतिनिधित्व प्रभावित ना हो। ठीक है, इसी में कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा समरी है, इसको भी ध्यान दे दीजिए।
जिससे कि किसी भी आंसर में डायरेक्ट लिखा जा सके। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि चुनाव में सभी नागरिकों को समान हिस्सेदारी मिले, जिससे कि सरकार को चुनने में आसानी हो और सरकार की जो वैधता पे कोई सवाल नहीं उठे। इसका मतलब यह है कि सरकार देश के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह सिद्धांत किसी राष्ट्र द्वारा प्रभावी ढंग से तभी लागू किया जा सकता है जब नागरिक हो अभाव और भूख से मुक्ति हो, ठीक है, ताकि वोट देने के अधिकार का आनंद उठाया जा सके और नागरिक पूरी तरह से सार्थक रूप से किसी भी प्रतिनिधित्व को चुनने में सक्षम हो सके। तो इसी के लिए किसी भी वोट का जो औचित्य है उसको सही करने की आवश्यकता है, जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे की उसको कम करने की आवश्यकता है। इसी के लिए परिसीमन आयोग के लिए ये लाया गया था, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का ये कॉन्सेप्ट बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे आज के द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब